यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन का बहुत बड़ा बयान। पश्चिमी देश नहीं चाहते रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुके, ये पुतिन बोल रहे हैं। पश्चिमी देशों ने कीव के साथ बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। हमारे पास अपने लोगों की रक्षा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पश्चिमी देश रूस के टुकड़े करने की साजिश में जुटे हैं और यही वजह है कि वो चाहते ही नहीं है कि कोई बातचीत हो और युद्ध थमे। तो ये बड़ी बात पुतिन ने कह दी है। आखिर पुतिन का दावा क्या है, आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जब युद्ध में एक पार्टी ये कहे कि तीसरी पार्टी नहीं चाहता कि दूसरी पार्टी पहली पार्टी के साथ युद्ध रोक दे, ऐसे में जो कुछ दिखता है देयर इज मोर देन मीट्स द आई, लेकिन ये दावा है। क्या ये पुतिन इस तरह से एक नरेशन सेट करके कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या वो इस तरफ बढ़ रहे हैं कि पश्चिमी देश अगर आ जाएं, अगर वो मान जाएं, तो फिर रशिया और यूक्रेन, पुतिन और ज़ेलेंस्की एक साथ बातचीत के लिए आ सकते हैं? देखिए और समझिए किस तरह से रूस कीव के साथ बातचीत के लिए तैयार है। सबसे पहला पॉइंट आप देखिए, तैयार है, जैसे कि हमने कहा था, इशारा उसी तरफ है। दूसरा पॉइंट देखिए, 10 महीने से चल रही जंग का समाधान चाहते हैं अब व्लादिमीर पुतिन, लेकिन पश्चिमी देश जंग रोकना ही नहीं चाहते। पश्चिमी देशों की रूस को विभाजित करने की साजिश है। रूस अपने नागरिकों की हर कीमत पर रक्षा करेगा। अब ग्राफिक्स आपके सामने लाते हैं और देखिए, समझिए कि पुतिन के दावे में क्या कुछ खास है। सबसे पहला देखिए, रूस बातचीत चाहता है। दूसरा पॉइंट देखिए, यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू पश्चिमी देशों की कठपुतली बना हुआ है, यह पुतिन का दावा है। तीसरे पॉइंट पर मैं आ गया हूं, अमेरिका जंग नहीं रोकना चाहता। चौथा, जो कि सबसे बड़ा प्रश्न है, क्यों अमेरिकी हथियार कंपनियों को फायदा हो रहा है? ये तो खैर पूरा विश्व पिछले 10 महीने से जान रहा है, लेकिन एक और पॉइंट देखिए और समझिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका और नेटो साथ में मिलकर किस तरह से एक जंग की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और क्या यही जंग का मकसद है? पुतिन का दावा है कि किस तरह से वर्चस्व यानी कि नेटो, जिसे रीयूनाइट करने की बात कही जा रही है, अर्थव्यवस्था, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि अमेरिकी कंपनियों के शेयर जो धनाधन जा रहे हैं, जिस तरह से सामान बिक रहा है पिछले 10 महीनों से, और साथ में गुटबाजी। लेकिन जंग का मकसद क्या है देखिए और समझिए। रूस के पॉइंट ऑफ व्यू सुपर पावर बनने की कोशिश की जा रही है रूस द्वारा। वर्चस्व यह है कि अमेरिका सुपर पावर बने रहने की होड़ में है। एग्जिस्टिंग सुपर पावर है अमेरिका, और वर्चस्व को लेकर अमेरिका को कमजोर करना यह टारगेट है रूस का। न केवल अमेरिका बल्कि लगभग पूरा का पूरा पश्चिम का खेमा, इंक्लूडिंग यूरोपीय यूनियन और नेटो। अमेरिका चाहता है कि रूस की छवि बिगाड़ दे, पुतिन को किसी तरह से हिटलर वाला एक प्रोजेक्शन दे। 10 महीनों से देख रहे हैं, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। रूस का अगला पॉइंट देखिए, तेल गैस का बड़ा सप्लायर बनने की होड़ काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। अमेरिका का पॉइंट देखिए, हथियार बेचकर मुनाफा कमाना काफी हद तक सक्सेसफुल हो गया है अमेरिका। अगला पॉइंट, अमेरिका की गुटबाजी तोड़ना चाहता है, नया वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात है। अमेरिका का पॉइंट देखिए, रूस के खिलाफ ताकतवर देशों को जोड़ना चाहता है। ये काफी हद तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि काफी देश नहीं जुड़ पाए हैं, काफी नए देश नहीं जुड़ पाए हैं। फॉर श्योर रूस के साथ काफी नए देश जुड़ गए। नाटो को कमजोर करना है। अमेरिका का पॉइंट, नाटो के सहारे सबसे बड़ा लीडर बनना चाहता है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, साथ ही साथ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अमेरिका सबसे बड़ा लीडर तो है ही, लेकिन वो उसे और बढ़ाना चाहता है, रूस को कमजोर करना चाहता है। तो हमारे साथ में सुरभि, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और डिटेल्ड ग्राफिक्स हमने दर्शकों को बताया, जो पूरे 10 महीने के वॉर को समअप करता है, दिखाता है, बताता है कि क्यों 10 महीने तक वॉर चली और किन किन वजहों से शायद और 10 महीने वॉर चलते रहे। सुरभि, बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा। इसीलिए 10 महीने में लगातार सबसे पहले हम ये चर्चा करते आए, क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना अहम हो जाता है रशिया और अमेरिका के लिए, और साथ ही किस तरीके से गुटबाजी हो रही है। नतीजा 10 महीने की इस जंग के बाद क्या है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद है। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल संजय सोई सर, पूर्व राजदूत महेश सचदेव सर भी हमारे साथ है, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ है। मैं सबसे पहले सचदेव सर आपसे इसलिए पूछना
पूछना चाहती हूं, क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पर अगर समझा जाए तो किसने अभी तक क्या गेन किया है? किसी ने कुछ नहीं गेन किया है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। दोनों पक्षों को कस के नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली। लेकिन इस नुकसान की भरपाई वो अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। जैसा आपने खुद ही कहा कि रूस का तेल का उत्पादन और तेल की आमदनी बढ़ी है और पुतिन को अपना वर्चस्व स्थापित करने में अपने देश की जनता पर कामयाबी हुई है। बिल्कुल सही कहा सर, किसी ने कुछ भी गेन नहीं करा सर, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन संजय सोई सर, अब अगर मिलिट्री लेवल पर भी देखें, क्या जाहिर सी बात है कि अब अमेरिका ने रशिया की चिंता बढ़ा दी है जंग के इस 10 महीने बाद, कि आज वो बातचीत के लिए भी राजी हैं? नहीं, ऐसा है कि दोनों बातें हैं। एक तो चिंता बढ़ाई है बिल्कुल, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया चाह रहा था वो सफल नहीं हो पाए हैं, और लगातार जिस प्रकार से अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन को मदद दे रहे हैं। पर आप देखिए, आज ही आपने खबर दिखाई दी अभी कि वो खार्किव में ब्रिज रिपेयर कर लिया है। जब भी कोई एनर्जी सेक्टर वो अटैक करता है, 1-2 दिन बाद वो फिर रेस्टोर कर लेते हैं। यानी कि रशिया अभी उतनी सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, और जो अपने उद्देश्य में पूरी तरह से कायम नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि रशिया की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। और बिल्कुल सर, और ये संजय सोई सर आपने बोला है कि अगर रशिया एक चोट पहुंचाता है, तुरंत उसकी मरहम पट्टी करने के लिए वेस्ट तैयार है, अमेरिका तैयार है, पूरी मदद झोंक कर देता है। इन सब पीछे एक बड़ी खबर आ रही है सर, इस खबर का हमें रुख करना पड़ रहा है। इशारों में दिमित्री मेदवेदेव की बहुत बड़ी धमकी, सुरक्षा गारंटी मिलने तक ये टेंशन रहेगी। मेदवेदेव की तरफ से कहा गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मेदवेदेव ये बोल रहे हैं, दुनिया को एटमी तबाही से बचाने की पूरी कोशिश भी करेंगे। पुतिन ने भी पश्चिम पर शांति में रोड़ा बनने का आरोप लगा दिया है, मेदवेदेव की तरफ से कहा गया। और पुतिन तो यह तक बोल रहे हैं कि देखिए, हम तो बातचीत चाहते हैं, हम तो शांति चाहते हैं, अब जो बॉल है वो वेस्ट कंट्रीज के कोर्ट में। अब देखिए, अब रूस का जो विस्फोटक प्लान है वो आखिर क्या है, उसे भी समझना बहुत जरूरी है। दिमित्री मेदवेदेव शांति की बात कर रहे हैं, इशारों में लेकिन धमकी भी दे रहे हैं। पश्चिम पर साजिश का वो आरोप भी सीधे जड़ दे रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 रोकने की बात कर रहे हैं। अब मायने इसके समझिए, दुनिया को आखिर संदेश क्या देने की कोशिश की जा रही है। रूस युद्ध रोकना चाहता है, ये अपनी तरफ से पोस्चरिंग है उनकी। अमेरिका को विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ अमेरिका करवा रहा है। युद्ध रोककर बड़ी प्लानिंग करना चाहते हैं। जंग रुकने से रणनीति के लिए, स्ट्रैटेजी के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा। दोबारा फिर से पूरी ताकत के साथ हमले का उनको वक्त मिल सकेगा। अभी यूक्रेन में रूस की सेना कमजोर साबित हो रही है कई मोर्चों पर। नए सिरे से फ्रंटलाइन पर सेना की तैनाती की रणनीति है। अब सवाल यहां पर यह भी है श्याम सर, ये जो बार बार ये कहा जा रहा है रूस की तरफ से, आपने देखा था कि जब जेलेंस्की और बाइडेन की मुलाकात हुई थी उस वक्त भी पुतिन की तरफ से बयान आया था कि हम तो चाहते हैं संघर्ष रुके, और अब फिर से कहा जा रहा है कि युद्ध रुके, लेकिन पश्चिमी देश नहीं चाहते। अमेरिका को विलेन बनाने की कोशिश है क्या? और वर्चस्व की लड़ाई है। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन 1991 के बाद से पुतिन जब से आए हैं वो लगातार एक अखंड यूएसएसआर तो नहीं बना सकते, लेकिन अखंड रशिया की कल्पना करते हैं। और इस हिसाब से उनका बयान कि हम अपनी अखंडता के लिए लड़ रहे हैं, और वो एक सिंपैथी गेन करके अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने बयान दिया है, जो संडे को उन्होंने इंटरव्यू में दिया है। और उस हिसाब से अगर बात करें तो उनके विदेश मंत्री का कहना या उनका कहना लाजमी है कि वो एक रिट्रीट, रीग्रुपिंग और फिर से एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अब वो डाइवर्जनरी फ्लैंक से, बेलारूस से, ये सब चीजें करके वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। बिल्कुल श्याम सर, और यही बात तो समझ नहीं आती कि बेलारूस के फ्रंट पर और मजबूत कर रहे हैं, वहां पर तमाम डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं, और यहां पर अब बातचीत की बात बोल रहे हैं। यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन की नई स्ट्रेटेजी सामने आई है। एक और बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। बेलारूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का बड़ा बयान, रूस ने बेलारूस में स्कैंडर मिसाइल को तैनात किया है। रूस ने बेलारूस में S-400 की तैनाती भी कर दी है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए संजय सोई सर, यही मैं अभी पॉइंट यहां पर रख रहा था। एक तरफ वो वेस्ट के कोर्ट में बॉल डाल रहे हैं, बोल रहे थे कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अब वेस्ट नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो। लेकिन पुतिन दूसरी तरफ अपने तमाम फ्रंट्स मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी किसी भी देश के लिए रहती है, वो पुतिन पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। एक तरफ पीस की बात हो रही है, दूसरी तरफ अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं कि मैं अभी भी तैयार हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। अगर मैं पीस की बात कर रहा हूं तो इसको मुझे कमजोर मत समझना। तो यही बात जो मिसाइल डिप्लॉयमेंट हो रही है, जो लगातार अटैक भी हो रहे हैं, ताकि वो जब भी नेगोशिएशन हो वो पावर ऑफ स्ट्रेंथ, यानी गलत ना समझे कि मैं कमजोर हो रहा हूं इसलिए नेगोशिएशन की बात बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल यही कारण है, ताकि जब नेगोशिएशन होता है, कुछ बात होती है, तो वो एक तरह से ताकत के साथ बातचीत होगी। वहां पे कमजोर होकर अगर कोई बातचीत करता है तो वहां डिप्लोमेसी
टोटली उसके नेगेटिव में चली जाती है करुणा। ठीक है, ठीक है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए ये बड़ी खबर क्या है आशीष, आप बताइए बड़ी खबर क्या है। बड़ी खबर, पेट्रियट मिसाइल से जुड़ी हुई पेट्रियट सिस्टम पर पुतिन का बड़ा बयान। पेट्रियट मिसाइल 100% तबाह कर देगा रूस। ये देखिए, जिस चीज को लेकर ज़ेलेंस्की पहली बार देश से बाहर निकले, वॉशिंगटन गए, काफी कुछ मांगा, कुछ मिला, और उसको ये कह रहे हैं कि आप ले आइए, हम तबाह कर देंगे, वो भी 100%। S-400 के तबाह कर देंगे पेट्रियट मिसाइल्स। पुतिन का ये दावा। अमेरिका यूक्रेन को देगा पेट्रियट मिसाइल सिस्टम, यानी कि जो फ्यूचर स्ट्रैटेजी है पहले से ही प्रीएम्प्टिव तौर पर उसे न्यूट्रलाइज की जा रही है। बिल्कुल आशीष, आप तो जंग के मैदान में इतना वक्त बिता चुके हैं, मैं चाहूंगी आप इंफॉर्मेशन वॉल पर मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि ये जिस स्ट्रैटेजी के तहत यूक्रेन ने अब एयर डिफेंस सिस्टम खासकर पेट्रियट को लेकर ये डिमांड रखी और अमेरिका ने इस वक्त में उस डिमांड को जिस तरीके से पूरा किया है, कितनी विध्वंसक है ये आशीष? यू बीइंग अ डिफेंस एडिटर, आप ज्यादा बेहतर ये बता भी पाएंगे। और इस बीच ये समझना भी जरूरी है, क्या वाकई ईरानी ड्रोन्स ने ये मुश्किल बढ़ा दी थी यूक्रेन की कि मुकाबला करने के लिए इसी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम की उससे जरूरत है? इंफॉर्मेशन वॉल पर सबसे पहले इनपुट आपके सामने, पेट्रियट पर अमेरिका वर्सेस यूक्रेन क्यों है ये जान लीजिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम है ये। क्यों बताएंगे आशीष? किस तरीके से हर मौसम में विध्वंसक हमले कर सकता है, और साथ ही टीवीएम गाइडेड सिस्टम से ये लैस है, अटैक रेंज इसकी 70 किलोमीटर तक, कैसे आशीष? इन 4 पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से सुरभि ने बताया बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, सबसे ज्यादा महत्व रखता है एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट नया वाला लेने की जरूरत क्यों है। हाइमार्स है, नैसैम्स है, उसके बाद पेट्रियट जो कि नेटो का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मिलने का मतलब होगा कि काफी हद तक 70 से लेके इनफैक्ट ये 100 माइल्स तक इसकी रेंज है, और इसका मतलब साफ होगा कि इसका इस्तेमाल अगर वो डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव करे तो रूस के अंदर भी अटैक कर सकते हैं। आप कह रहे हैं नया वर्जन है, लेकिन पुतिन कह रहे हैं आउटडेटेड सिस्टम है, हम मुकाबला कर सकते हैं, वी विल वीड आउट। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इतना आसान होगा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाइमार्स को दिखाया इस तरह से, नैसैम्स को उस तरह से टैकल तो कर ही लिया है, भले ही न्यूट्रलाइज नहीं किया हो। बिल्कुल। अब इसकी रेंज में कौन कौन आ सकता है, इसलिए इससे पहले आशीष मैं चाहती थी कि आप बताएं कि किस तरीके से ये विध्वंसक साबित हो सकता है आज के इस हालात में। रेंज में कौन कौन आता है? क्रूज मिसाइल, कामिकाज़ ड्रोन, फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइल। आशीष, यही तो पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम का प्लेथोरा है। अगर इन 4 चीजों को काफी हद तक न्यूट्रलाइज कर लिया गया पेट्रियट डिफेंस सिस्टम्स के थ्रू, इसका मतलब साफ होगा कि जो रशियन एयर अटैक का डोमेन है वो काफी हद तक उसे न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा, और मतलब साफ होगा कि काफी हद तक यूक्रेन को बढ़त मिलेगी। न केवल बढ़त मिलेगी, बल्कि जो रूस लगातार पिछले कई महीनों से क्रूज मिसाइल, कामिकाज़े ड्रोन, फाइटर जेट और बैलिस्टिक मिसाइल से एक एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। यूक्रेन ने एडवांटेज लेने की कोशिश की है संजय सोई सर, लेकिन पुतिन आ चुके हैं कहते हुए आउटडेटेड है, आसानी से करेंगे मुकाबला। नहीं, ऐसा है कि सबसे पहले जो यूक्रेन की वीकनेस थी ये उसको पूरा करेगा, क्योंकि यूक्रेन के बाद जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम था, वो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ कोई अच्छा सिस्टम नहीं था। इसी प्रकार ड्रोन्स, ये सब चीज़ें जो पेट्रियट मिसाइल जो गैप है, जो कमी है, वो पूरा करेगी, और जिस प्रकार से रशिया अटैक कर रहा था मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हुए, वो पूरी होगी। लेकिन जो पुतिन का बयान है, अब देखिए कि ये समय पेट्रियट मिसाइल वैसे टेस्टेड मिसाइल है, इजराइल युद्ध में भी इसका टेस्ट किया गया था, और उसके पहले कई बार ये मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन जैसे समय निकल गया तो हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ निकला होता है, तो हो सकता है कि पुतिन का साइकोलॉजिकल भी हो, वो तो है ही है जैसा आशीष बता रहे थे, लेकिन कुछ हद तक सच भी हो सकता है। सर प्राइमरीली डिफेंस सिस्टम है, क्या यूक्रेन इसका अटैक में, ऑफेंस सिस्टम में इस्तेमाल कर सकता है? नहीं, अटैक में तो इस प्रकार ये है कि जो रशिया के अगर अटैक को या उनकी एयरफोर्स को वो स्काई में नहीं आने देता है, तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी सफलता है। ये उनकी ग्राउंड फोर्सेस फिर बहुत अच्छी तरह से अटैक कर सकते हैं। ये एक तरह से ऑफेंसिव वेपन उस तरह से हम कर सकते हैं कि रशिया की एयरफोर्स को जो उनको 70 किलोमीटर अंदर मार सकते हैं सर, ये एयर डिफेंस सिस्टम भले ही हो, क्या 70 किलोमीटर अंदर रशिया में मार सकते हैं? पर वहां पे 70 किलोमीटर कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं है अगर देखा जाए तो, ये क्लोज डिफेंस के लिए जैसे जैसे श्याम सर इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। श्याम सर, सरफेस टू एयर मिसाइल है पैट्रियोटिक मिसाइल, और पैट्रियोटिक मिसाइल जो है ये जो है पैट्रियोट मिसाइल जो है वो अटैक के लिए नहीं होता,
जी। ये एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट कह रहे हैं, वो उनके फाइटर जेट के अगेंस्ट यूज करने के लिए कह रहे हैं। और सैम जो उनका जो S-400 सिस्टम देखिए, थर्ड खेप हमारे इंडिया में आ रही है अभी 400 की, वो ये सिस्टम है जिसके कारण वो कह रहे हैं प्रेम्प्टिव हम इसको नष्ट कर देंगे। ये एक बड़ी बात है देश के लिए और सभी के लिए कि S-400 बड़ा सिस्टम है एयर डिफेंस का। तो पैट्रियट मिसाइल जो है एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करता है। 90 किलोमीटर, 130 किलोमीटर और 300 किलोमीटर का नया वर्जन आ चुका है जो एयरक्राफ्ट को, मिसाइल्स को इंगेज करेगा। बड़ी बात देश की है सर। और दूसरी बैटरी सिलीगुड़ी में आ गई है, भारत के लिए बड़ी बात है। और क्योंकि हम अटैक की बात कर रहे थे, एक बड़ी अपडेट आ रही है अटैक से रिलेटेड रूस में। रूस के एंगल्स एयरबेस पर फिर से धमाके की खबर आ रही है। रूसी मीडिया में एयरबेस पर धमाके की खबर है। पहले भी एंगल्स एयरबेस पर हमला हो चुका है। यूक्रेन पर ड्रोन से एयरबेस हमले का शक है। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर है। ये देखिए, सायरन की आवाज भी सुनिए आप। सदैव सर, रूस जो भी कहे, यूक्रेन तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा था कि रूस भले ये पोस्चरिंग करे कि साहब हम तो ये जंग रोकना चाहते हैं, लेकिन उसकी मंशा ऐसी नहीं है, इसलिए यूक्रेन को अपनी तैयारी पूरी रखनी है। जी, मेरे हिसाब से परिप्रेक्ष्य को देखना ज़रूरी है। ये क्रिसमस के दिन ये मैसेज दिए जा रहे हैं, जिस समय युद्ध की बात करना अप्रासंगिक होता है। तो दोनों पक्ष ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो इस बारे में बड़े ही रीजनेबल हैं, उनका शांति से सरोकार है, पर दूसरा पक्ष नासमझी कर रहा है, अड़ियल है और बेतुकी बातें कर रहा है। सर, बट आपको लगता है उस लिहाज से क्रिसमस को देखते हुए आने वाले 13 दिन बहुत मायने रखते हैं? क्योंकि 7 तारीख को रशिया में और यूक्रेन में 7 तारीख को क्रिसमस मनाया जाता है, कोरोना, और ऐसे में ज़ेलेंस्की बार-बार ये आकर कह चुके हैं कि रूस की मंशा ही यही है। और एक और बात है सुबीर की, देखिए भले ही बयान दिए जा रहे हो शांति वाले, लेकिन वो वास्तविकता में वॉर जोन में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे पर जमकर हमले हो रहे हैं। ऑफेंसिव और काउंटर ऑफेंसिव स्ट्राइक्स देखने को मिल रहे हैं। आऊंगा संजय सोई सर आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, इसी के बाद आप ही के पास आ रहा हूं। रूस और यूक्रेन के बीच में ध्वंसक वॉर। यूक्रेन ने रूसी फौज पर किया है भीषण हमला। एयरबॉर्न असॉल्ट ट्रूप्स ने रॉकेट दागे हैं। ये देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में ध्वंसक वॉर, ये तस्वीरें, और जरा आप ये गोलीबारी और जो स्ट्राइक्स की गई है इसकी तस्वीर आप देखिए और आवाज सुनिए। संजय सोई सर, आप इस पर कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन इन तस्वीरों के साथ मेरा सवाल यह भी, जो मैं बात बोल रहा था कि बयान आप दे दीजिए शांति वाले, लेकिन वो होता हुआ वास्तविकता में नजर नहीं आ रहा। और पुतिन तो 24 फरवरी का मिशन लेकर चल ही रहे ना, कि उसके पहले सब कुछ मुझे खत्म करना है। नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, 2 चीजें हुई है। एक जो रशिया एयरबेसों पर दोबारा हमला हुआ है, ये बार बार अमेरिका हालांकि यूक्रेन को रोक रहा है कि आप रशिया के ऊपर हमला ना करो, रशिया की जमीन पर हमला ना करो, लेकिन मेरे हिसाब से एक तो रशिया को रिएक्टिव करने के लिए है कि वो अपनी देश के अंदर ही उनको सुरक्षा मजबूत करने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरी बात यह है कि वो टेस्टिंग द वाटर भी है कि वहां भी रशिया के अंदर हमला कर रहे हैं, तो रशिया का रिएक्शन क्या है, क्या दम है। और जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है कि रशिया के हमले तेज होते जा रहे हैं, लेकिन कितने तेज होंगे, कितनी उसके अंदर अब दम बचा है, कितना वो आप देखिए 10 महीने होने लगे हैं अटैक चलते हुए, लड़ाई चलते हुए, तो इसमें कितना अगले आने वाले 2-3 महीने में पता चल जाएगा पुतिन के पास कितना दम बचा हुआ है। 10 महीने के बाद में यूक्रेन में सायरन बज रहा है, अब तो रूस में भी सायरन बज रहा है। और सायरन के साथ अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, नाटो को जवाब देने के लिए पुतिन ने तैयारी कर ली है। ये देखिए तैयारी, नाटो को जवाब देने के लिए अपनी नेटो बनाएंगे पुतिन। वर्ल्ड का नेटो पार्ट 2 हेडेड इन क्रेमलिन। पुतिन और लुकाशेंको की मीटिंग में तैयार हुआ यह प्लान। रूस के मित्र देश पुतिन की नेटो में हो सकते हैं शामिल। काफी नए देश आ गए हैं, कौन कौन से हैं मेरी सहयोगी सुरभि बताएगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आशीष कि किस तरीके से वॉर जोन में ही नेटो वर्सेस नेटो होने जा रहा है, क्योंकि पुतिन की नेटो में आखिर कौन कौन शामिल हो सकता है या है? रूस, बेलारूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये मुख्य तौर पर नाम है। और साथ ही नजर है सबकी चीन पर। हालांकि चीन जिस तरीके से हमेशा श्याम सर समर्थन में रहता है, मैं इतना जरूर देख चुकी हूं, ज़ेलेंस्की हर बार ये कहते हैं प्रतिबंध के बावजूद रूस के खिलाफ एक कलेक्टिव मंच हम अभी तक नहीं बना पाए हैं। आपको लगता है रशिया अब
अमेरिका के खिलाफ एक कलेक्टिव मंच बना पाएगा? उसी के तहत ये फैसला। चीन का बयान आया है, उनके विदेश मंत्री ने अरब कंट्रीज में जो बयान दिया है वो बहुत ही प्रासंगिक है अभी, कि वो कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते कि ये यूक्रेन की युद्ध को, पर वो हम यूनिलैटरल भी बात नहीं कह सकते क्योंकि हम सिचुएशन बेस्ड बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अमेरिका ने चीन और रशिया दोनों से जबरदस्ती मुकाबला करने के लिए एक सुपर पावर के होड़ में एक गलत कदम उठा लिया है, और इस कारण से जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और रशिया, ईरान, चाइना, इंडिया की भी बहुत एक मजबूत स्थिति आती है इसमें, वो कहां जाए, क्योंकि ये अगर एक बात और हो रही है क्वाड की, पाकिस्तान के साथ चाइना, रशिया और ईरान मिलकर नया क्वाड न बना ले, एक नाटो की बात आप कर रहे हैं, भाई वहां तक की बात कर रहा हूं, तो इंडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल आता है, वो युद्ध की रोकने की बात करते हैं, पर कहां जाएगा ये मामला, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसको बड़ी स्थिति से देखना होगा। चाइना का सपोर्ट लगातार रशिया के साथ रहा है और चाइना रशिया अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। लेवल पर अगर सचदेव साहब आप इस पर रिस्पॉन्स करें, क्या अब ये पॉसिबल हो पाएगा रशिया के लिए? आपको मालूम है कि नाटो का मुकाबला ऐतिहासिक तौर पर वार्सो पैक्ट से हुआ करता था। तो वार्सो पैक्ट के रिवाइवल की बात हो रही है और इसमें जो चीज़ दृष्टिगोचर हो रही है वो ये है कि कौन कौन से देश आएंगे। अभी तो सिर्फ फिलहाल पूर्वी यूरोप में सिर्फ बेलारूस और रूस ही एक साथ हैं, लेकिन कई नए देश जो उस स्लाविक कंट्रीज जैसे सर्बिया है या मैसेडोनिया है या और देश जो हैं जिनको कि यूरोपियन यूनियन और नाटो से ज़्यादा रुख नहीं मिला है, बिल्कुल वो उस तरफ आ सकते हैं, वार्सा पैक्ट के रिवाइवल की तरफ। नया वर्ल्ड ऑर्डर छोड़िए सर, पूरा का पूरा विश्व दो भाग में विभाजित हो रहा है और ऐसे में भारत जैसे देश की भूमिका काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और फिलहाल रुक करते हैं बाखमुत का। बाखमुत से भीषण तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर टैक्टिकल इंटेंसिफाइड वॉरफेयर हो रहा है, रूस को करारा जवाब दे रही है यूक्रेनी फौज। आपको बता दें कि आमने सामने की जंग में छोटे रॉकेट से हमला किया जा रहा है। ये देखिए रॉकेट लॉन्चर, तस्वीरें देखिए, ये तो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड वॉर हो रही है। कुछ हफ्तों पहले ही मैं वहां से आया हूं और बाखमुत का हाल आप ये मान के चलिए कि एक मारियोपोल 2 बन गया है। पूरे का पूरा शहर ध्वस्त हो गया है, जो कुछ बचा है वो अभी ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है, जनरल सोई, ये जो टैक्टिकल वॉरफेयर है, ये शहर, वो गांव, ये ब्रिज, वो रोड, ये सब कुछ हासिल करके क्या यूक्रेन ये जताने की कोशिश कर रहा है कि जो हथियार मिल रहा है उसका बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है? तो और आप देते रहिए। क्या ये लार्जर पिक्चर में किसी तरह की विक्ट्री देखी जाएगी कि क्या यूक्रेनी सेना लड़ रही है, क्या यूक्रेनी सेना जीत रही है, या फिर ये केवल और केवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है? बखमुत 3 महीने से सुन रहे हैं, बखमुत एक शहर नहीं ले पाए हैं, कहां से ये रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये गली गली की लड़ाई, जैसे आप गए वहाँ देखा, जो बिल्टअप एरिया में लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। और जो वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं, जो जिस प्रकार से इंफॉर्मेशन वॉर है, वो बिल्कुल सही है कि वो अमेरिका से एड, यूरोप से एड वो लगातार मांग रहे हैं जेलेंस्की, और वो एड का लेवल बढ़ा रहे हैं। वो अब धीरे धीरे कह रहे हैं मुझे ऑफेंसिव वेपन दिए जाए, मुझे एग्रेसिव वेपन दिए जाए, जो वो अभी नहीं दे रहे हैं। 2-3 महीने में पेट्रियट वाली वीडियोस भी आने चालू होगी और वो वीडियो बहुत अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह के साथ में आएगा, इंटरेस्टिंग होगा, देखेंगे। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, रूस और यूक्रेन की जंग में बाखमुत में भारी तबाही देखने मिल रही है। जी, बाखमुत की ज्यादातर इमारत अब खंडहर बन चुकी है। बाखमुत में रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग चल रही है और उसकी तस्वीरें बाखमुत की हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर तबाही के मंजर वहां पर नजर आ रहे हैं। सचदेवा सर, एक तरफ तो कह रहा है रूस की ये अमेरिका विलन है, लेकिन अमेरिका ने भी, कल का अमेरिकी जनरल ने कहा कि हम ज्यादा दिनों तक पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ नहीं दे पाएंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन के वजूद पर संकट है। तो किस ओर जा रही है ये जंग? आपको मालूम है कि अक्सर आर्थिक अन्वेषक जो हैं वो बता रहे हैं कि 2023 रिसेशन का साल होने वाला है पाश्चात्य देशों में। तो सबसे बड़ा परिप्रेक्ष्य तो ये है। दूसरा ये है कि हथियारों की सप्लाई एक सीमा पे पहुंच गई है कि इतने हथियार उत्पादित नहीं किए जा रहे हैं पश्चिमी देशों में जो कि यूक्रेन को सप्लाई कर सकें। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से जेलेंस्की हाइप के बावजूद सिर्फ $2 बिलियन का एड कमिटमेंट लेके आए हैं,
वो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चौथी बात ये है कि यूएस कांग्रेस में जी। रिपब्लिकन्स का तो श्याम सर, जो बात कही जा रही थी कि हथियारों की जंग और वर्चस्व की जंग, हथियार दिए जाओ, तुम इस्तेमाल करते जाओ, तुम्हें हम और सप्लाई करते जाएंगे, और दूसरी तरफ नेटो के अगेंस्ट में एक और नेटो। बिल्कुल, बहुत सारे बातें साथ साथ हो रही हैं। जहां तक हम 10 महीने की बात करें तो पुतिन का जो अपना जो नीति थी उस हिसाब से वो रिट्रीट और रिवाइवल करके, देखिए कोई लैंड फाइट बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। ये रॉकेट के अटैक्स, रिमोट अटैक्स जो मैंने पहले भी कह चुका हूं, स्कॉर्च अर्थ, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को, मनोबल तोड़ देना। इसके साथ कुछ और घटनाएं हो रही जो मैं कहना चाहूंगा, कल्चरल डिसइंटीग्रेशन। जितने भी उनके थिएटर्स हैं, उनके कल्चरल सेंटर्स हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। उनके बच्चों को, ऑर्फेन्स को, कल की रिपोर्ट देखिए, उठा के ले जाया जा रहा है। ये तो बार बार दावे किए जा रहे हैं कि अब रशिया की तरफ से सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं जिसको लेकर आशीष कई दिनों से स्पेक्यूलेशंस भी थे और आए दिन ये खबरें आती हैं कि क्या अमेरिका और नेटो के हथियार अब तेजी से खत्म हो रहे हैं। ये अगली बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका और नेटो के हथियारों को खत्म किया जा रहा है और अमेरिकी नेटो में बढ़ रहा है अब अहम हथियारों का संकट। अब यूक्रेन को सप्लाई के कारण ही वेपन स्टॉक में भारी कमी को लेकर भी लगातार खबरें आ रही हैं। यूक्रेन ने वेस्ट के वेपन प्रोडक्शन से ज्यादा खर्च कर दिया है। इस बारे में हालांकि और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं करुण। तो आप देखिए, यूएस और नाटो में हथियारों की कंगाली है। बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में ये सीन बनता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध से यूएस स्ट्रेटेजिक प्लान की पोल खुली है। रिपोर्ट इस बात का दावा कर रही है। नाटो फोर्सेस की मिलिट्री बेस की जो कमियां है वो भी उजागर हो रही है। तीसरी बड़ी बात क्या है, वेपन सप्लाई को लेकर यूक्रेनी फोर्स के खर्च में भारी अंतर आया है। यूएस में एक दिन में होवित्जर के 14,000 राउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। यूक्रेनी फोर्स एक दिन में 6,000 राउंड खर्च कर रही है अकेले। एक साल में 3 लाख राउंड तैयार करते हैं नेटो देश, लेकिन एक दिन में 40,000 राउंड इस्तेमाल यूक्रेन लगातार कर रहा है, यानी मैसिव तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेनी सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग लगातार पेंटागन की तरफ से दी जा रही है। हथियारों की कमी से निपटने के लिए अब इस ट्रेनिंग को अंजाम दिया जा रहा है। शाम सर, ये जो हालात है, अगर रिपोर्ट की इन हालातों पर गौर किया जाए तो बेहद ही गंभीर हो जाते हैं। यह कहा जा रहा है कि वेस्ट के पास, खासतौर पर अमेरिका के पास उतने हथियार नहीं हो रहे, या फिर वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जितने वॉर जोन में जरूरी है। इसका आप कैसे देखते हैं, कैसे इसका आप एनालिसिस करेंगे? लड़ाई मनोबल से जीत रहा है। ये जो जेलेंस्की की लड़ाई है, ये हथियारों के साथ साथ अब वो करीब करीब इस स्थिति में है कि जहां पर लड़ाई है वहीं रुकी हुई है। आप देख रहे हैं कोई खास मूवमेंट्स नहीं हो पा रही है पिछले 20-25 दिनों में। जो है रिमोट लड़ाई हो रही है। आप देखें तो अब लड़ाई रिमोट होगी तो हाई रेंज के रॉकेट लॉन्चर्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल की अटैक। आपने आज सुबह न्यूज में कहा कि ब्लैक सी में उनकी फ्लीट पूरी तरह से तैयार हो रही है, क्योंकि कोल्ड एरिया, देखिए यहां पे टेंपरेचर 0 डिग्री तक है और जैसे जैसे नॉर्थ जा रहे हैं टेंपरेचर लो होता जा रहा है। तो 7 जनवरी के क्रिसमस कैसे मनाएंगे? लेकिन श्याम सर, ये ज़ेलेंस्की के लिए भी तो चिंता की बात है कि इतना प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा, इतनी सप्लाईज नहीं हो पाएगी, तो ज़ेलेंस्की कैसे ये युद्ध आगे खींच पाएंगे? इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि 3 महीने अभी कुछ होने वाला नहीं है। ये सब रीग्रुपिंग की तैयारी है, सब अपनी अपनी जगह संभाल रहे हैं। कोई युद्ध रोकना नहीं चाहता एक्चुअली। संहार की बात करते हैं और शांति की बात करते हैं, ये डिप्लोमेटिक तरीका है, हो कुछ और रहा है। रूस से जंग के बीच अब यूक्रेनी सेना का मनोबल टूटा है। अगली बड़ी खबर, जहां वॉर जोन से यूक्रेनी सेना ने वीडियो संदेश भी जारी किया है और हमारी कंपनी के 70% लोग या तो मारे गए हैं या घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेनी सेना की एक इकाई ने ये वीडियो जारी किया है। आशीष, आप इतने समय तक वहां पर रहे हैं, रियलिटी है क्या वाकई अब सिविलियंस के बीच भी डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है 7 जनवरी से पहले? बाय एंड लार्ज ये है, वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन की सेना उतनी बड़ी नहीं है। नंबर्स आपको ऑन ग्राउंड भले दिखाई दें, वो उतने ट्रेन नहीं है जितनी रशियन फोर्सेस हैं। अगले 3 महीनों में जो विंटर आर्मी कहा जाता है रशियन फोर्सेस को, ये उसका डर है और इसीलिए ये वीडियोस इस तरह के आ रहे हैं। रशिया के पास रिप्लेस करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स हैं। उन्होंने अभी केवल स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन और पार्शियल मोबिलाइजेशन डिक्लेयर किया है। फुल मोबिलाइजेशन और वॉर तो अभी ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। यूक्रेन के जो टेरिटोरियल डिफेंस के जवान हैं वो थोड़ा ट्रेंड है, थोड़ा आगे आते हैं, रिप्लेस नहीं हो पाते हैं। क्विक वन, कि जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है, बिल्कुल आशीष ठीक कह रहे हो कि कैजुअलिटी उनकी हो रही है, उनका रिप्लेसमेंट इतना आसान नहीं होता है। उनके वो बाकी लोग इतने ट्रेंड नहीं थे। दूसरी बात मैं क्विक ये कहना चाहूंगा कि मुफ्त हथियार मिलते हैं तो खूब बर्बाद करता है आदमी, खूब फायर करता है। अपने बनाने पड़े, अपने पैसों से खरीदने पड़ते हैं, तो शायद इस प्रकार से जो कंजम्पशन है वो नहीं होता। चलिए सर,
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शांति वर्सेस संहार, अब देखना है कि कहां जाकर रुकेगा ये वॉर।